नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का आपके अपने परिवार परम सिविल क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इकोनॉमी के सेशन में आज हम लोगों का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था, क्लियर है। और वो जो हमारा पहला टॉपिक था वो था नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे सब्जेक्ट को क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपके साथ डिस्कशन करके निकले, कंसल्ट करके निकले। ठीक है, मेरे साथ में बाकी लोग जो भी हैं या मैं भी उन्हीं के साथ ही में काम करता हूँ, तो हम लोगों का ये आइडिया है या हम लोगों की ये विचार है कि डेप्थ में क्लासेस को ले जाने से होता है कि आपके दिमाग में डेटाएँ तो होती हैं, बट मेन प्रॉब्लम ये आता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होगा, किस लेवल का क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे हम लैग करते हैं। तो हम लोगों ने ये स्टार्टिंग किया है कि हम पूरा का पूरा टॉपिक जो आपका होगा, वो कैसे कवर करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेशंस पे ले जाकर के कवर करेंगे। और अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेशन से कवर कर रहे हैं तो सबसे खास बात ये है कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में इस बात की समस्या भी नहीं होगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होगा। क्लियर है? तो आप कमेंट करिएगा कि हमारा ये इनिशिएटिव कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्लास है आज का और इस सेकंड क्लास में हम लोग किस पे बातें करेंगे, अपने मनी एंड बैंकिंग सिस्टम पे बातें करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लियर दिख रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपाय में से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। मतलब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कैसे होगी ये हमें बताना है। जनता द्वारा अपने बैंक खातों में बचत में वृद्धि करके, केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके, या अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके, या केंद्र सरकार घाटे के वित्त पोषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से जब उधार लेती है। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न है, मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है। सोचा पहली बार पहला प्रश्न मजाक के मूड में स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप कह रहे हैं सर ये कौन सा प्रश्न लेके आप चले आए, इतना हल्का सा प्रश्न है। हमें तो यही बताना है ना कि मार्केट में मुद्रा आपूर्ति कैसे बढ़ेगी, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी या तरलता कैसे बढ़ेगी। ठीक है, तरलता का मतलब लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी से सीधा सा आशय है जब मार्केट में करेंसी फ्लो में हो, जब ज्यादा फ्लो में हो। और अगर मार्केट में करेंसी फ्लो में है, लिक्विडिटी ज्यादा है तो आपके पास पैसा मतलब ज्यादा है। और आपके पास पैसा ज्यादा है तो जाहिर सी बात क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि नए नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। रोजगार जब होंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगी, हमारी जीवन प्रत्याशा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो हमारे पास नौकरी नहीं होगी, और नौकरी नहीं होगा तो हम बेरोजगार होंगे। तो जो हमारा गरीबी का दुष्चक्र है वो चलता रहे। ऐसी स्थिति में क्या है, डिमांड का बने रहना जरूरी है, रोजगार का होना जरूरी है। तो मार्केट में लिक्विडिटी में वृद्धि कब होगी, तो जनता द्वारा अपने बैंक खातों में बचत तो नहीं भाई साहब, ये गलत है। अगर आप बचत कर लेंगे तो आप डिमांड कैसे करेंगे, और अगर डिमांड नहीं करेंगे तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कैसे होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, एक सिंपल सी बात है, अब आप ये समझिए कि जनता को प्रतिभूति मतलब कि अगर आरबीआई बॉन्ड जारी करती है किसको, इनडायरेक्टली बैंक को, और बैंक ये किसको देते हैं, जनता को। ठीक, तो अब सीधी सी बात है कि आरबीआई से ये पेपर का टुकड़ा है। ठीक, ये पेपर का टुकड़ा गया बैंक को, बैंक से गया जनता के पास, तो अब आपके पास क्या बचा, पेपर। और फिर आपने क्या दिया बैंक को, इसके बदले में आपने बैंक को दिया पैसा, और बैंक ने यही पैसा किसको दे दिया, आरबीआई को। अब एक बात बताइए कि आपके पास पैसा होता तब आप डिमांड जनरेट करते, कि अब आपके पास प्रतिभूति है तो आप डिमांड करेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ ये पकड़ो 100 रुपए का मेरा एक बॉन्ड, 1 साल के बाद में ये बॉन्ड तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हारा 100 रुपए वापस कर दूंगा। ठीक, भावनाओं में आके हमने बॉन्ड ले तो लिया, मार्केट से गए, देखे, निकल ही रहे थे कि मन किया यार बहुत दिन हो गया मैंने बर्गर नहीं खाया है, तो क्या उस बॉन्ड से आप बर्गर खा पाएंगे? उस बॉन्ड से मोमो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्या कहोगे भैया मोमो खिला दो, मेरे पास 100 रुपए का बॉन्ड है, बदले में मेरा बॉन्ड तुम रख लो। पॉसिबल नहीं होगा ना। वो कहेगा भैया ये बॉन्ड वॉन्ड मुझे नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए। तो कहोगे अरे यार अब क्या करें, अब तो हम डिमांड कर नहीं सकते। तो अब डिमांड नहीं करेंगे तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? तो जाहिर सी बात है कि दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, भैया जब आप कर में वृद्धि कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जाएगा सरकार के पास, तो हम डिमांड कहाँ से जनरेट करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी नहीं हो पाएगी, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। ये स्टेटमेंट सही है, जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार लेती है तो आरबीआई वो पैसा देती है सरकार को, सरकार वही पैसा अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए फिर जनता में लेके आती है, और वही पैसा हमें मिलता है छात्रवृत्ति के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, कुसुम योजना के तौर पर, मान के चलिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तौर पर, सुमंगला योजना के तौर पर, उज्ज्वला योजना के तौर पर, स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनवाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मनरेगा के तहत, ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? वहीं से तो आते हैं। और जब इन योजनाओं के माध्यम से पैसे आएंगे जनता के पास, तो जनता के पास होगा पैसा सरप्लस और वो करेगी डिमांड। तो मेरे भाई इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट ऑप्शन। इन शॉर्ट टर्म में अगर हमें आपूर्ति बढ़ानी है, ठीक है, अगर हमें आपूर्ति बढ़ानी है तो मतलब ये है कि हमारी सरकार चाहती है कि मार्केट में क्या बढ़े? डिमांड बढ़े। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारे यहाँ क्या बढ़ेगा? रोजगार। तो हमारे यहाँ क्या होगा? अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हो बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें जो वो चार साधन है ना, वो चारों साधन चाहिए। मतलब हमारे दोस्त कि जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन, इन सब में वृद्धि होगी। क्लियर हो गया? तो पहला प्रश्न क्लियर है? कमेंट करिएगा कि पहला प्रश्न क्लियर है। और अगर पहला प्रश्न ही आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है नगद आरक्षी अनुपात सी आर आर, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, सी आर आर। अच्छा एक बात और कमेंट करिएगा, अभी हम ट्रायल फेज पे हैं, क्या व्हाइट बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा है या फिर हम ब्लैक बैकग्राउंड पे ही काम करें या फिर हम ग्रे बैकग्राउंड पे काम करें? एक बार बस आप कमेंट करिए। सीआरआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतर सीआरआर अनुपात मुद्रा से मुद्रा गुणांक में कमी आती है, मतलब ये हाई कैश रिजर्व रेशियो की बातें कर रहा है। बैंकों को नगद आरक्षी अनुपात सीआरआर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास मौजूदा धन पर ब्याज मिलता है, तो ये नहीं मिलता है, पहली चीज तो गलत है। ठीक, नगद आरक्षी अनुपात के तहत सोना या नगद में बनाए रखा जा सकता है, तो ये भी गलत है। अब आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज, लास्ट वाले सेशन में शायद एक आध प्रश्न ऐसे रहे हैं जहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन तो सही दिया है, बट शायद वहां पे मैंने सही है या नहीं है ये ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हो सकता है कि एक आध प्रश्न के उत्तर चेंज हुए हों, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सही दिया है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको सही दिया है। बट हाँ, जहां मैंने उनके उत्तर बताए हैं तो शायद मैंने ये मान के बताया कि उनका उत्तर कौन सा सही है, बट प्रश्न में था सही नहीं है, तो एक बार प्लीज आप चेक कर लीजिए। क्लियर है? तो आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन से प्रश्न इसके सही होंगे। मेरे दोस्त, तो पहला सिर्फ आपका सही है, बाकी के बाकी दोनों गलत हैं, और अगर दोनों गलत है तो हमसे पूछा गया था सही नहीं है, तो मेरे दोस्त आपका हो जाएगा 2 और 3। ठीक है,
तो इसके 2 और 3 ये दोनों गलत है। वहीं पे अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूँ, मुद्रा गुणक की बात करूँ, तो मुद्रा गुणक को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बराबर होता है M3 अपॉन M0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों से परामर्श से मौद्रिक नीति समिति को गठन करने का अधिकार है। अगला हमारा स्टेटमेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, हमें सिर्फ ये बताने हैं। तो सबसे खास बात है कि अगर मैं आपसे बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, मैं यही डिस्कशन कर ले रहा हूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया है, ये आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन के बाद किया गया था। और मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो 1934 एक धारा है, उस धारा का नाम है, अगर मैं एग्जैक्ट रिकॉल कर पा रहा हूं तो शायद वो धारा है 45 जेड करके कोई एक धारा है। और उस धारा के तहत ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है तो ठीक है, कि वे संशोधन किया गया। और यहाँ की एक इसकी धारा है 45 जेड बी, इसके तहत इसका गठन किया गया। और गठन कब किया गया, 2016 में गठन किया गया। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो मेरे दोस्त इसमें ये माना गया कि इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं, इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 ही सदस्य सरकार के पक्ष के होते हैं, सरकार पक्ष से होते हैं। सबसे खास बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है, ये आरबीआई का गवर्नर होता है। ठीक, ये पदेन होता है। सबसे खास बात है कि इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। और साथ ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ये 1 साल में कम से कम 4 बैठकें करती हैं। 4 बैठकें इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम है कि मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति के लक्ष्य को बनाए बनाए रखना। तो ये इतना सा डिटेल्ड था जो मैंने आपको यहाँ पर देने का काम किया है। और सबसे खास बात है कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंक के परामर्श से मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एमपीसी का निर्णय आरबीआई के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, तो मेरे दोस्त ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये बाध्यकारी होता है। क्लियर, ये बाध्यकारी नहीं होता, ये गलत है। हमसे पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो मतलब ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। क्लियर, मैं यहीं पे इसलिए आपको बता के चल रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम इसका वहां पर प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलनात्मक के लिए सूचकांक संख्याओं इंडेक्स नंबर और उनके समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बाजार परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए नई वस्तुओं को जोड़ने और पुरानी वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लग रहा है कि शायद ये पहली बार आप इस शब्द से रूबरू होंगे। मैं इस प्रश्न को एक बार समझा दे रहा हूं आपको।
ये प्रश्न कह रहा है कि मान के चलिए कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? तो दिख रहा है। इस वस्तु का नाम है एबीसी और इस एबीसी वस्तु अभी तक हमारी इकोनॉमी में शामिल थी। ठीक, और इस एबीसी में जब शामिल थी तो इसको शामिल हो करके हम लोग क्या बनाते थे? इंडेक्स बनाते थे। लेकिन अब इस एबीसी वस्तु को हटा करके हमें न्यू एबीसी लाया गया है। ठीक, अब न्यू एबीसी लाया गया है तो जाहिर सी बात है कि अब जब हम अपना इंडेक्स बनाएंगे तो हमें अपने इंडेक्स में चेंजिंग्स करना पड़ेगा। वही जो चेंजिंग्स करने की एक प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? हमसे ये पूछा गया है। इसमें है स्पाइसिंग कहा जाता है, इंडेक्सिंग कहा जाता है, या फिर इंटरपोलेशन कहा जाता है, या नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। सो मेरे दोस्त ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। इसमें से सबसे राइट ऑप्शन है वो है आपका एप्लाइसिंग। अगर मैं एप्लाइसिंग की बात करूं या स्पेशलाइजिंग की बात करूं तो ये कहता है कि जब भी हमारी अर्थव्यवस्था में या बाजार के परिवर्तनों में जब भी हम कुछ नई वस्तुओं को शामिल करते हैं पुरानी वस्तुओं के स्थान पर तो उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल में जैसे मान के चलिए जब कभी हमें अपने बेस ईयर को चेंज करना होता है, बेस ईयर को जैसे मान के चलिए अभी हमारा बेस ईयर 2004 था, पहले 2004 और 5 हमारा बेस ईयर था। बाद में हमने इसको क्या किया, हमने 2011 और 12 किया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा इंडेक्स रहा होगा उस इंडेक्स में हमने चेंजिंग्स किए होंगे और 2004 और 5 के दर को परिवर्तित करके हम 2011 और 12 के दर को वहां पर शामिल किए होंगे। क्लियर हुआ? तो ये जो हमारा प्रोसेस कहलाता है वो हमारा स्पाइसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न मेरे दोस्त हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार। चलिए, खुदरा प्रत्यक्ष खातों के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूति की बिक्री की जाती है। मतलब ये कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक का मतलब है हमारा आरबीआई, सरकारी प्रतिभूति की बिक्री करता है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री करता है। ठीक है, जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना, केंद्रीय सरकार द्वारा कर की दर को कम करना, उपयुक्त में से कितने उपायों अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएगा? फिर वही प्रश्न ये है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने का मतलब है कि इसमें से कौन सा वो टर्म है जो तरलता को बढ़ाएगी। तो समझ में आ रहा है ना कि तरलता बढ़ाने का मतलब क्या है, लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है। लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड बढ़ाना, बस और कुछ नहीं। देखिए अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो अब आप खुद सोचिए कि इसमें से कौन सा प्रश्न हमारा सही होगा। ठीक है, आपको यहीं पे मैं एक चीज बता के चलूं, मैं सोच रहा हूं मैं बता के चलूं आपको कि अच्छा पहले इस प्रश्न को देखते हैं। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना। भैया जब आप मुद्रा को जमा कर देंगे तो आप डिमांड कहाँ से करेंगे? तो ये खत्म हो गया। केंद्र सरकार द्वारा कर की दर को कम करना, हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम कर की दर को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा सेविंग। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगी सेविंग। क्या ये आपको दिख रहा है? तो थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, हमारे पास होगी सेविंग्स और अगर हमारे पास सेविंग्स होगी तो हम क्या बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे डिमांड। ठीक है, अगर सेविंग्स होगी तो हम बढ़ाएंगे डिमांड। मतलब आपका ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। और पहला कह रहा है कि खुदरा ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूति अगर बेची जाएगी, मतलब है कि जनता के पास क्या जाएगा, तो जनता के पास जाएगा प्रतिभूति और जनता से पैसा कहां पर जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है और वो है आपका एक। पूछा क्या है कितने स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। समझ पाए आप? अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलता हूँ। ठीक है, देखिए सामान्यतः दो प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं।
ठीक है। 2 प्रकार की नीतियाँ बनाई जाती हैं और वो 2 नीतियाँ कौन-सी होती हैं? तो उसमें से एक पहली नीति जो हमारी होती है, ठीक? एक है हमारी मौद्रिक नीति, क्या ये आपको दिख रहा है? दिख रहा है। एक है मौद्रिक नीति और दूसरी है हमारी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ठीक है। अगर मैं वहीं पे आपसे बात करूं राजकोषीय नीति की और मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है। और यहाँ पे भी ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहली 2 टाइप्स के होते हैं और जो यहाँ पे 2 टाइप्स है, एक हमारी कहलाती है, ये आपको शायद विजिबल दिख नहीं रहा है, मैं इसे इरेज करता हूँ। ब्लैक आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। 2 टाइप्स के होती हैं, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और यहाँ पर 2 टाइप्स की होती हैं। पहली हमारी होती है सस्ती मौद्रिक नीति और एक होती है महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति में हम अपने दरों को कम करते हैं और महंगी मौद्रिक नीतियों में हम अपने दरों को बढ़ाते हैं। जब हमें सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण करना होता है, सो मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक चीज का यूज करते हैं जिससे कि सस्ती मौद्रिक नीतियों में अगर हम दर को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। मतलब ये है कि डिमांड हम इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकें और सामान्यतः मंदी से उभरने के लिए हमारी सरकारें किस प्रकार की नीति का प्रयोग करती हैं, सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करती हैं। वहीं पे जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मार्केट में तरलता ज्यादा होती है या महंगाई ज्यादा होती है, तो अपनी महंगाई को जब हमें कंट्रोल करना होता है तो हमारी सरकार या मैं यूं कहूं हमारी आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है जिसके तहत वो तरलता को कम करती है। ऐसी परिस्थितियों में दर को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर दर को कम कर दिया जाएगा तो मार्केट में क्या होगी, आपूर्ति बढ़ेगी, मार्केट में आपूर्ति ज्यादा होगा और अगर महंगी मौद्रिक नीति बढ़ाएगी तो दर भी बढ़ेगी और अगर दर बढ़ेगी तो मतलब ये है कि मार्केट में आपूर्ति कम होगी। क्लियर है? बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना क्लियर है। और जाहिर सी बात है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर ये 1 साल से कम के लिए होती है। वहीं पे अगर मैं राजकोषीय नीति की बात करूं तो राजकोषीय नीति हमारा वित्त विभाग देखता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और सामान्यतः हम यहाँ पर बजट एंड टैक्सेशंस देखते हैं, ठीक है। तो सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण यहाँ पर किया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि पर अब विचार करना है सावधि जमा, सावधि जमा, डाकघर बचत जमा, प्रचलन में सिक्के और नोट, मांग जमा। अगर मैं सावधि जमा की बात करूं तो हम इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। हम इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट और हम इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट। तो क्लियर हुआ ना कि टाइम डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है। टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत हम 2 टाइप के अकाउंट देखते हैं, एक हम देखते हैं आरडी अकाउंट और हम एक देखते हैं एफडी अकाउंट। वहीं डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत हम एक देखते हैं सेविंग अकाउंट और एक हम देखते हैं, सॉरी, एक अकाउंट है हमारा करंट अकाउंट। मैं ऐसे लिख देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। करंट अकाउंट और एक है हमारा सेविंग अकाउंट।
ठीक है, करंट अकाउंट तो हमारा सेविंग अकाउंट, ये दो अकाउंट है। हमसे पूछ क्या रहा है कि M1 में मुद्रा आपूर्ति के घटक हैं कौन से। देखिए प्रश्न ये है कि हम मुद्रा की गणना कैसे करते हैं कि मार्केट में कितनी मुद्रा तरलता में है या मार्केट में कितनी करेंसी फ्लो में है। ठीक, तो जब हम मुद्रा की गणना करते हैं, मुद्रा की जब हम गणना करते हैं तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं, कुछ सूचकांक का प्रयोग करते हैं। इन सूचकांकों में हम यूज करते हैं M0, M1, M2, M3 और कभी कभी हमें M4 देखने को मिलता है। क्लियर है। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 में हम क्या देखते हैं, M1 में हम देखते हैं कि जनता के पास कितना पैसा है, जनता के पास कितना पैसा है प्लस बैंकों की डिमांड डिपॉजिट कितनी है, बैंकों की डीडी कितनी है। ठीक है, बैंकों की बैंकों की डिमांड डिपॉजिट कितनी है। ठीक है, अब आपको बताना है तो क्या हम सावधि को जमा चेक करेंगे, मैं सारा आपके साथ डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी। क्या सावधि जमा आएगा, तो सावधि जमा नहीं आएगा। फिर इसमें क्या क्या आएगा, तो मेरे दोस्त इसमें से सिर्फ दो शामिल हैं, एक तो प्रचलन में सिक्के शामिल हैं और हमारा कौन सा शामिल है, और हमारा डिमांड डिपॉजिट, और ये चार शामिल है। तो कुल मिलाकर के हमारे दो शामिल हैं। साथ ही में अगर मैं डाकघर की बचत जमा की बात करूं तो डाकघर की बचत जमा हमारा M2 में आता है। M2 में भी जब हम कंसीडर करते हैं तो M2 में आ जाता है M1 प्लस हमारा आ जाता है पोस्ट ऑफिस की सेव क्या कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, फिर जब हम M3 में आते हैं तो M3 में फिर हमारा आ जाता है M1 प्लस बैंकों की हमारी बैंकों की ओवरऑल डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं बैंक की ऑल डिपॉजिट, बैंकों की ऑल डिपॉजिट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो दो प्रश्न आपके यहाँ पे ये भी क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपाय, मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। M1 सबसे कम तरल उपाय है, इसमें केवल जनता के द्वारा रखी गई मुद्रा शामिल है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक, M3 जिसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है, धन आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला एक उपाय है। सो मेरे दोस्त ये आपका सही जवाब है, एक कथन आपका ये सही है। दूसरा, इंटरबैंक डिपॉजिट को किसी भी मुद्रा आपूर्ति में माप नहीं किया जाता, तो ये भी आपका सही है, मतलब आपका ये सही है, आपका ये सही है। तो हमारे दो स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा क्या है कि सही नहीं है, तो एक स्टेटमेंट सही नहीं है। आज फिर मैं वही करता कि मैं फिर से दो मार देता, मैं मान के चलता कि कौन सा सही है और केवल दो सही है, और हमसे पूछा है नहीं तो केवल एक नहीं होगा। पहला नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ जनता की ही रखी गई मुद्राएं नहीं है, बैंकों की भी मुद्राएं उसमें शामिल है। तो ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट गुणक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतिम आय में वृद्धि या कमी का अनुपातिक राशि है जो व्यय में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप होता है, ये सही है। ठीक, देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब यह है, आप ऐसे समझिए, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और अगर हमारा इनकम कम होगा तो हमारा एक्सपेंडिचर भी कम होगा। कहने का सेंस ये है कि हमारी इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे डिक्रीज और इंक्रीज होता है, मतलब कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आय का हमारी व्यय पे किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। क्या आय के बढ़ने से व्यय बढ़ता है या फिर आय के कम होने से व्यय कम होता है। ये जिस प्रकार एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं वही हमारा गुणक प्रभाव या मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है।
गुणक का परिणाम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है तो नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता जब आय बढ़े व्यय कम हो, या फिर जब आय कम हो तो व्यय बढ़े, ये व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन नहीं, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ये एक तरीके से सही में अनुक्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारा इसमें से क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है? सो मेरे दोस्त केवल आपका एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। ठीक है, हम विचार कर रहे हैं बहुत देर से। कह रहा है CRR कुल जमा राशि का वह अनुपात है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नगद आरक्षित अनुपात के रूप में रखना होता है। CRR कुल जमा राशि का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नगद आरक्षित रूप में रखना होता है। ठीक है। SLR में केवल नगद और सोना जैसी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। SLR में केवल नगद और सोने जैसी परिसंपत्तियां शामिल होती हैं तो नहीं, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड वगैरह भी यहाँ पे रखने का काम करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड रखने का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेटमेंट गलत होगी। मुद्रास्फीति के दौरान केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के ऋण सृजन क्षमता को कम करने के लिए CRR और SLR को कम कर सकता है। मतलब मुद्रास्फीति के दौरान, इन्फ्लेशन के दौरान, इन्फ्लेशन के दौरान वाणिज्यिक बैंकों के ऋण सृजन करने की क्षमता को कम करने के लिए, मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पर आपकी क्या कम होने वाली है, आपकी कम होने वाली है सृजन क्षमता। सृजन क्षमता को कम करना है। कम करने के लिए CRR और SLR को कम कर सकती है। तो हाँ, सही बात है कि CRR और SLR को कम कर सकती है। अगर CRR और SLR को कम कर दिया जाएगा तो मान के चलिए कि हमारे लिए कम करने का मतलब है कि ये किस प्रकार की मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है, तो सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है। और अगर सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है तो मेरे दोस्त यहाँ पर इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही CRR और SLR को कम किया जाएगा, मेरा कहने का सेंस समझिएगा कि जैसे ही CRR और SLR को कम किया जाएगा वैसे ही क्या बढ़ जाएगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? आपूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, गलत है। इन्फ्लेशन के दौरान केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के ऋण सृजन क्षमता की कम करने के लिए CRR SLR को कम नहीं करेंगे, वो बढ़ा देंगे। देखिएगा, अगर CRR और SLR दोनों को बढ़ा दिया जाएगा, समझिएगा, मान के चलिए कि CRR और SLR, हम यहीं पे बता के चल रहे हैं आपको। CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात। CRR वह दर होता है जिस दर को बैंक बैंक किसके पास रखते हैं? RBI के पास रखते हैं। और किस फॉर्म में रखते हैं? ये कैश के फॉर्म में रखते हैं, ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रखते हैं। वहीं पे अगर मैं SLR की बात करूं तो SLR वह दर जो बैंक खुद के पास रखते हैं, जो बैंक खुद के पास रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, ये कैश भी रख सकते हैं, ये गोल्ड भी रख सकते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी रख सकते हैं, ये बॉन्ड भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ में ये क्या रख सकते हैं, ये आपका डॉलर भी रख सकते हैं। क्लियर है? इतना तो क्लियर हुआ। ये इन सबको रख सकते हैं। अब सबसे खास बात ये है कि इन सबको ये रखेंगे तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर CRR एंड SLR को कम कर दिया जाएगा
तो जाहिर सी बात है कि बैंकों के पास में क्या होगी, धनराशि ज्यादा होगी। और अगर बैंकों के पास धनराशि ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि ऋण वो ऋण ज्यादा देंगे, और ऋण अगर ज्यादा देंगे तो मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होगी। मुद्रा की आपूर्ति अगर ज्यादा होगी तो मार्केट में तरलता ज्यादा होगा, और अगर मार्केट में तरलता ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगा, महंगाई ज्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ। सेम इसी का हम उल्टा कर लेंगे तो केस उल्टा हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया कि इसमें से क्या पूछा है, कौन से कथन सही है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कथन सही है, सीआरआर जमा राशि का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखना होता है। हाँ, ये ठीक है। बाकी ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका कितने विकल्प सही है, तो इसके मेरे दोस्त केवल एक विकल्प सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीआरआर और एसएलआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीआरआर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के द्वारा अनिवार्य है, जबकि एसएलआर रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा अनिवार्य है। सीआरआर एसएलआर दोनों की गणना बैंकों की निवल मांग और सावधि देयता के आधार पर की जाती है। इसे हम बोलते हैं NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। एसएलआर की ऊपरी सीमा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। सो हमें ये कंफर्म करना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, पहले स्टेटमेंट की हम जांच करते हैं। सीआरआर जो मैंडेटरी किया गया है वो 1949 के तहत और एसएलआर 1934 के तहत किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मेरे दोस्त सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर 1934 के तहत चलता है और एसएलआर 1949 के तहत चलता है, अनिवार्य बनाया गया है। ठीक, तो सीआरआर को जो मैंडेटरी किया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग किया जाता है। वहीं पर एसएलआर 19 जो क्या कहते हैं आरबीआई का रिजर्व बैंक का रेगुलेशन अधिनियम है, विनियमन अधिनियम 1949 का है, उसके तहत लागू किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। सीआरआर और एसएलआर दोनों की गणना एनडीटीएल पर होती है, ये भी गलत है, गलत है ये। और सही बात तो ये है कि पहली बार जब मैंने आरबीआई की वेबसाइट पे विजिट किया तो मुझे डेटा चौंकाने वाला मिला। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां पर आप जाकर के आरबीआई के उस प्रेस नोट्स को पढ़ सकते हैं, जहां पर पूरा का पूरा सीआरआर एसएलआर के बारे में लिखा हुआ है। पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं भी सीआरआर और एसएलआर गलत पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी गलत पढ़ाया गया, किताबों में भी गलत लिखा हुआ है, गूगल की वेबसाइट पे आप जाएंगे वहां भी गलत लिखा हुआ है। सिर्फ एक जगह सही लिखा है और वो लिखा है आरबीआई की वेबसाइट पर। ठीक है, मैं भी अच्छी जगह पढ़ा हूँ, अच्छी कोचिंग्स में मैंने भी पढ़े हैं, अच्छे टीचर से पढ़े हैं, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इकोनॉमी पढ़ाई। लेकिन मैं इतने सालों से इतना गलत पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे आज पता चला जब आरबीआई की वेबसाइट पे मैंने विजिट किया। हमें हमेशा पढ़ाया गया कि सीआरआर एसएलआर की गणना एनडीटीएल पर किया जाता है, जबकि ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त सीआरआर की जो गणना की जाती है, सीआरआर की गणना की जाती है वो की जाती है जीडीटीएल पर। ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सीआरआर, इसकी गणना की जाती है जीडीटीएल पर या टीडीटीएल पर। वहीं पर एसएलआर की जो गणना की जाती है ये की जाती है एनडीटीएल पर। और हमें हमेशा क्या पढ़ाया गया कि सीआरआर और एसएलआर की गणना प्रत्येक 14 दिन के अंतराल पे शुक्रवार को किया जाता है, और वो किया जाता है एनडीटीएल पर, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। और एनडीटीएल को हम जब निकालते हैं तो एनडीटीएल बराबर हम करते हैं जीडीटीएल माइनस इंटर बैंक लायबिलिटी, इंटर इंटर
इंटरबैंक लायबिलिटी। ठीक है, ये हमें पढ़ाया गया है। जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद हैरान था इस बात से कि इतने साल तक मैं भी बच्चों को गलत पढ़ाया हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने आप सबको गलत पढ़ाया है, मुझे भी गलत पढ़ाया गया है। मैं इस बात का भी दावा करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि अगर इसे आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अभी तक गलत पढ़ते आए हैं, इस बात के लिए मैं दावा करता हूँ। हो सकता है कि अगर आपने आरबीआई की वेबसाइट पे पढ़ा है तो आपको सही मिला होगा, नहीं तो 100% आपके टीचर ने आपको गलत पढ़ाया है, आपने किसी से भी क्यों ना पढ़ा हो। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, भले आप मेरे से ना बताएँ, क्योंकि जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहीं से आप भी पढ़े होंगे। क्लियर है? तो जब मैं गलत पढ़ा हूँ, मुझे पढ़ाने वाले ने गलत पढ़ाया तो आपको भी गलत पढ़ाया गया है। तो ये डेटा मेरे लिए फिलहाल तो नया था क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा मुझे आरबीआई की वेबसाइट पे मिला है 2 पेज पर। ठीक है? जहाँ पे मेंशन है कि सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ऑपरेट होता है और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत होता है। वहीं पे सीआरआर, जीडीटीएल या टीडीटीएल, देखिए जीडीटीएल को बोलते हैं ग्रॉस डिमांड टाइम लायबिलिटी, टीडीटीएल को बोलते हैं टोटल डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो चाहे आप ग्रॉस कह लें, चाहे आप ग्रॉस कह लें, चाहे आप टोटल कह लें, दोनों का सेंस मेरे दोस्त एक ही जैसा है। इसलिए आप देखेंगे, एक सेकेंड, इसलिए आप देखेंगे कि ये दोनों का मतलब सेम है। वहां पर एसएलआर की जगह पर हमें एनडीटीएल देखने को मिलता है। ठीक, तो तीसरा हम देख लें, एसएलआर की ऊपरी सीमा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये भी गलत है। ये ऊपरी सीमा, देखिए एसएलआर की ऊपरी सीमा कह रहा है, याद रखिएगा। एसएलआर का जब हम रेट का निर्धारण करते हैं, जैसे सीआरआर इतना परसेंट है, एसएलआर इतना परसेंट है, रेपो रेट इतना है, रिवर्स रेपो रेट इतना है, एसडीएफ इतना है, ओएमओ इतना है, एमएसएफ इतना है, या फिर लैफ के तहत इतना रखा गया है, हम सब पढ़ते हैं। वो एक फिक्स रेट होता है। ऊपरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? वो सरकार करती है। इसलिए ये आपके स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे तीन के तीनों स्टेटमेंट गलत है और सबसे खास बात है ये तीनों स्टेटमेंट अभी तक मैं गलत पढ़ाते हुए आया हूँ। ठीक है, बट अब ये सही है। मेरी कोशिश होगी तो मैं इस एक पीपीटी का एक शॉर्ट्स भी डालूंगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू सो मच। क्लियर है? वेरी गुड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, ठीक है, सीआरआर किसी बैंक की निवल मांग एवं सावधि देनदारी एनडीटीएल का प्रतिशत है जिसे आरबीआई के पास नगद रूप में बनाए रखना होता है, गलत है। ठीक, सीआरआर एनडीटीएल पे नहीं है, सीआरआर जीडीटीएल पर है। पहली चीज मैं ये कर दे रहा हूं, ये कट है, यहाँ पे क्या होगा, जीडीटीएल होगा या टीडीटीएल होगा। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो, उस दौरान आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नगद आरक्षी अनुपात को कम कर देगा। भैया इन्फ्लेशन को कम करना है, एक मिनट, हाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है और हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तो हमें महंगी मौद्रिक नीति का निर्माण करना होगा, मतलब हमें दर को बढ़ाना होगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि दर को कम करना होगा। अरे भैया, जब हम दर को ही कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जब दर कम कर देंगे तो मार्केट में लाइबिलिटी लाइबिलिटी का लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत है। सी आर आर सी आर आर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास जो पैसा जमा है उस पर नियमित ब्याज मिलता है, तो ये भी आपका गलत है, ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो बैंक की जीडीटीएल का वह हिस्सा होता है जो बैंक को नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, सिर्फ नगद के रूप में रखना होता है आरबीआई के पास, और आरबीआई सीआरआर पर किसी भी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करता है। क्लियर?
क्या पूछा है, कौन सा कितने कथन सही है, तो कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के संदर्भ में विचार करना है। आरबीआई के द्वारा बैंकों से अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, तो ये ठीक है। अस्थाई जमा सुविधा के संपार्थिक मतलब कोलेट्रल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है कि एसडीएफ में हमें किसी भी प्रकार के कोई कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है, तो भैया बिल्कुल किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। कितने कथन सही हैं, तो इसके सारे कथन सही हैं, मतलब सभी तीनों कथन सही हैं। अब तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मुझे यहाँ किसी भी प्रकार से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। एसडीएफ मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक। देखिए एसडीएफ ये माना जाता है कि एसडीएफ ने किसको रिप्लेस किया है, ट्रिपल आर को किया है, थोड़ा बहुत किया है। जहां पर ट्रिपल आर या मैं यूं कहूं रिवर्स रेपो रेट के तहत बैंकों को कोलेट्रल के तौर पर कुछ देना पड़ता था या आरबीआई को सिक्योरिटीज के तौर पर कुछ देना पड़ता था, बट वहीं पर एसडीएफ है कि एसडीएफ में आरबीआई को कोई भी कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विदाउट कोलेट्रल आरबीआई अतिरिक्त करेंसी को जो मार्केट में इनफ्लो है उसे सक करने का काम करती है। वो किसके माध्यम से करती है, वो एसडीएफ के माध्यम से करती है। बस इतना ही इसकी कहानी है। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक संवैधान सांविधिक निकाय है। या प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब ये कह रहा है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारित करती है। समिति का निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होता है। कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी कथन सही हैं या इनमें से कोई नहीं सही है, आपको ये बताना है मेरे दोस्त। ये है कि समिति का निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होता है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। यह इसका प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति के लक्ष्य का निर्धारित करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी आप कहेंगे अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, मुझे भी यही पता था अभी तक, बट मैं आपको फिर से करेक्ट कर रहा हूं। मुद्रास्फीति के लक्ष्य को निर्धारित करने का काम भारत सरकार करती है, ठीक। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितना रखा गया था, 4 ± 2, मतलब हमें 2 से लेकर के और 6 के बीच रखना है। ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है, ठीक। इसका निर्धारण कभी भी आरबीआई या मौद्रिक नीति समिति नहीं करती है। आरबीआई किसका निर्धारण करती है, आरबीआई या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार किया जाए कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मतलब आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये दोनों इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, ना कि मुद्रास्फीति के दर का निर्धारण करते हैं। ये कितने साल के लिए किया गया था, तो मेरे दोस्त जब 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया, तब ये गठन किया गया था कितने सालों के लिए, आगामी 5 साल के लिए, 4 ± 2। प्रेजेंट टाइम पर हमारी सरकार का मानना है कि हमें अपनी मुद्रास्फीति को 4% के आसपास रखना है, 2% से गिरने ना पाए और 6% से ज्यादा ना होने पाए। अगर ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं तो वहां पे हमारी आरबीआई या मौद्रिक नीति समिति हस्तक्षेप करता है। तो क्लियर हो गया, ये नहीं करता है तो पहला तो सही है और तीसरा सही है। तो मेरे दोस्त इसमें से कितने स्टेटमेंट्स हमारे सही हो जाएंगे, तो इसमें से हमारे 2 स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला, सीआरआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च या फिर उच्च कैश रिजर्व रेशियो मुद्रा गुणक के मूल्य को घटा देता है,
बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास मौजूद धन पर ब्याज मिलता है। मतलब नगद आरक्षित अनुपात पर ब्याज मिलता है तो नहीं मिलता है। नगद आरक्षित अनुपात को सोने या नगद में बनाए रखा जा सकता है तो नहीं रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है, ये आपको बताना है। और शायद मेरे दोस्त ये मैंने आपसे कहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से दूसरा और तीसरा सही नहीं है। अभी तो हम फिर से हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता और यहाँ पे गोल्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैश होता है। आगे बढ़ते हैं। बेस रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बेस रेट 1 जनवरी 2014 को सभी विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए बेंचमार्क के रूप में इसे पेश किया गया। आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुरूप या उच्चतम ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक उधार दे सकता है। यह ऐसी ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, तो ये भी नहीं है। वह न्यूनतम ब्याज दर वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम दर पर कोई भी बैंक आरबीआई द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर उधार नहीं दे सकता, यह है हमारा बेस रेट। और ये आपका सही स्टेटमेंट है। मतलब बेस रेट एक बेंचमार्क है जिस बेंचमार्क के नीचे आरबीआई किसी को भी ऋण नहीं देती, कुछ मामलों को छोड़ करके। वो अपवाद स्वरूप कुछ मामले होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में देना है, या फिर कोई प्राइम कस्टमर है, या फिर बहुत ट्रस्टफुल कस्टमर है, या फिर जिसकी इमेज बहुत अच्छी है, क्रेडिट अच्छा है, उसे वो बेस रेट से कम भी दे सकता है। अगला प्रश्न है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मुद्रास्फीति के लक्ष्य की सीमा के भीतर बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये सही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, तो ये भी सही है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना अनिवार्य है, ये गलत है। यहाँ पे कम से कम 4 बार है। ठीक है, कितने कथन सही हैं? तो आपके केवल 2 कथन सही हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह तरलता के प्रति लोगों की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आरक्षित जमा अनुपात, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। इसमें वाणिज्यिक बैंकों में नकदी जमा करना शामिल है। चलिए ठीक मान लेते हैं। इसका उपयोग अक्सर बैंकों के द्वारा खाता धारकों को नकदी आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। लगातार अभी तक मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि इसमें से कौन से कथन सही हैं मेरे दोस्त, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक होता है आरडीआर, ठीक है। अगर मैं ढंग से थोड़ा सा आपसे बात करूं आरडीआर को लेकर के, तो यहाँ पे मेरे दोस्त 2 टर्म आपको देखने को मिलता है। एक हमको मिलता है आरडीआर, आरडीआर, और एक हमको मिलता है देखने के लिए लैफ। जहां आरडीआर में हमें सीआरआर देखने को मिलता है और एसएलआर देखने को मिलता है, वहीं लैफ के अंतर्गत हम रेपो रेट और हम रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। ये ट्रिपल आर नहीं है, एस एस राजमौली वाला नहीं है, ये रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो एसडीआर के तहत हमें सीआरआर एसएलआर देखते हैं, और लैफ के अंतर्गत हम आरआर और ट्रिपल आर देखते हैं, ठीक है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, आरआर रेपो रेट है, और ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट है। सीआरआर क्या है कि बैंक की जीडीटीएल का वह हिस्सा जो बैंकों को नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, आरबीआई उस पर किसी भी प्रकार की ब्याज की अदायगी नहीं करता है। और सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 क्लॉज के तहत मैंडेटरी किया गया है। वहीं अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो एसएलआर एनडीटीएल का वह हिस्सा जो बैंकों को अपने पास रखना होता है। यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि वो कैश के फॉर्म में रखें, वो किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। गोल्ड रख सकते हैं, डॉलर रख सकते हैं, विदेशी मुद्रा रख सकते हैं, नगद भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हैं, बॉन्ड रख सकते हैं, किसी भी फॉर्मेशन में वो एसएलआर रख सकते हैं। और एसएलआर जो हमारा मैंडेटरी होता है वो एनडीटीएल के बिहाफ पर होता है,
और ये आरबीआई रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होता है। लाइफ में हम अगर आरआर को देखते हैं तो रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं, वो रेपो रेट कहलाता है और रेपो रेट पर ही या उस दर पर उन्हें ब्याज का भुगतान करना होता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट है तो रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है या फिर वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त या सरप्लस अमाउंट आरबीआई के पास जमा फॉर्म में रखते हैं। क्लियर है? तो कौन सा कथन सही है? तो हमारा इसमें वाणिज्यिक बैंकों में नगद जमा करना शामिल है, तो ठीक है। लोगों के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है, चलिए मैं मान लेता हूं कि ये भी ठीक है। ये तरलता में लोगों प्राथमिकता को दर्शाता है, नहीं, ये नहीं है। नगद हमारा इसमें शामिल हो जाता है और लोग अक्सर इसका प्रयोग बैंक खाता धारकों की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो मेरे दोस्त इसके दो कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा कथन इसका सही है, बाकी की बाकी इसका जो पहला कथन है वो कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतिगत रेपो दर में वृद्धि, पेट्रोलियम डीजल पर उत्पादन शुल्क की कमी, खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा को लागू करना। उद्देश्य क्या है? तो हमें रेपो रेट में हम वृद्धि कब करते हैं? जब हमें मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना होता है, सही है। मतलब हम महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कब करते हैं? जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क में हम कमी कब करते हैं? जब हमें ईंधन की खुदरा कीमत को स्थिर करना होता है। वेरी गुड। खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक सीमा को हम कब लागू करते हैं? जब आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हमें सुनिश्चित करनी होती है। कितने युग्म सुमेलित हैं? सो मेरे दोस्त इसके सभी तीनों के तीनों युग्म सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण के उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन से कथन हमारे सही हैं। सीआरआर समय लेने वाली प्रक्रिया है या कैश रिजर्व रेशियो अनुपात समय लेने वाली प्रक्रिया, जबकि ओएमओ का परिचालन तत्काल प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, ओएमओ ठीक, और सीआरआर ठीक। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन के संचालन केवल वही प्रभावी हो सकता है जहां प्रतिभूति बाजार सुव्यवस्थित होती है। उच्च बैंक बचत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण नियंत्रण की नगद आरक्षित अनुपात पद्धति खुले खुले बाजार के संचालन से बेहतर होती है। देखिएगा ये कह रहा है कि सीआरआर और ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेट है। देखिए सर, पहली बात तो ये है ना कि हमें अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रण करना है, तो हम तत्काल में किससे नियंत्रण कर सकते हैं? सीआरआर से कर सकते हैं या ओएमओ से कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि हम सीआरआर से तत्काल में नियंत्रण कर सकते हैं जबकि ओएमओ में हमें समय लगता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्लियर? खुले बाजार के संचालन केवल वही प्रभावी हो सकते हैं जहां प्रतिभूति बाजार सुव्यवस्थित होती है, तो सही है। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम वही इफेक्टिव कर सकते हैं जहां पर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। उच्च बैंक बचत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण नियंत्रण की नगद आरक्षित अनुपात पद्धति खुले बाजार से बेहतर होती है। तो ये मेरे दोस्त हमने माना है कि हाँ, ये भी स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। तो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। कितने स्टेटमेंट सही हैं? तो हमारे स्टेटमेंट सही हैं केवल दो। दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हैं, जिसमें से वो कौन कौन से सही हैं? दो और तीन सही है। ठीक है, तो लगभग 1 घंटा हमारा हो चुका है। हम लगातार 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास इसमें 19 प्रश्न हुए हैं। लगभग मान के चलिए कि 15-16 प्रश्न और होंगे, बट उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये वीडियो 1 घंटे का है। आप इसे ऑब्ज़र्व करिए, इनके शॉर्ट नोट्स भी आप बना के चलिए, वो आपके लिए रिवीज़न में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा।